डेट है आज 15 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है जेनोमिक प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक में। जेनोमिक प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज में है। यूनाइटेड किंगडम के कुछ साइंटिस्ट हैं। यूनाइटेड किंगडम आप जानते हो कहाँ पे भाई साहब, ये देश है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ के कुछ वैज्ञानिक हैं, इस पे काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च करते हैं, इसमें खोज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है जेनेटिक्स ऑफ मोर्टेलिटी इन क्रिटिकल केयर। इसने 16 न्यू जेनेटिक वेरिएंट आइडेंटिफाई किए हैं। जेनेटिक वेरिएंट का मतलब ये मान लो ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए हैं जिनके जीन्स हैं जिनके जीन्स है वो अलग टाइप के मिले हैं। अलग टाइप के कैसे? उन्हें कोविड-19 की जो डिसीज है भाई साहब बहुत जल्दी से हो सकती है। ये पर्सन है जो जिनके जीन जो मिले हैं 16 आदमियों के, मोर ससेप्टिबल हैं टू सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन। यानी कि अगर इन्हें कोविड-19 होगी बीमारी डिसीज तो इनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिर्फ 16 आदमी नहीं है, मतलब 16 तरीके के नए जीन्स मिले हैं। ये मान लो कुछ जीन्स आपको पता है इस तरह के दिखते हैं भाई साहब हमारी बॉडी में। जो ये जेनोमिक है ये अपने तरह का पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऐसा रिसर्च स्टडी प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट आते हैं, क्लिनिशियन आते हैं। ये मिलके रिसर्च करते हैं, जेनेटिक फैक्टर को देखते हैं, यानी कि ऐसे जीन की रिसर्च करते हैं जिनको बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्रिटिकल इलनेस हो सकती है बॉडी में किसी पर्सन को। तो ये साइंटिस्ट जब ये जीन्स वगैरह ढूंढते हैं तो इनको कंपेयर करते हैं। जो इल पेशेंट होते हैं ना, जो मान लो बीमार आदमी है भाई साहब, उसके डीएनए से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो 10 15 20 या 1000 2000 आदमी बीमार पड़े हैं, उनके जीन ले लिए। अब इनके जीन दूसरी पॉपुलेशन से कंपेयर करके देखते हैं कि इनके जीन कैसे अलग हैं और इनको अगर कोई बीमारी होगी तो कितना अफेक्ट करेगी कितना नहीं करेगी। ये सब कुछ इसमें देखते हैं। 2015 से ये जो जेनोमिक प्रोजेक्ट है ये स्टडी कर रहा है इन्फेक्शन पे। ये जो सार्स नाम का इन्फेक्शन है, मर्स नाम का इन्फेक्शन है, ये जो कोरोना वायरस है ना, इन्हीं फैमिली का है, तो इन पे रिसर्च कर रहे हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स की ये फुल फॉर्म है, और मर्स की मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फ्लू पे भी रिसर्च कर रहे हैं, ये सेप्सिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत तरह की क्रिटिकल इलनेस है, बीमारियां हैं जिन पे ये रिसर्च कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है सिलिप्सोमोपोडी। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है भाई साहब जो जीव प्राणी आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका है इतना बड़ा नाम, सिलिप्सिमोपोडी। ये प्राणी जो मिला है रिसेंटली, इसके फॉसिल मिले हैं। फॉसिल का मतलब होता है जीवावशेष, यानी कि किसी जीव के अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, रिमेन्स ऑफ एनी जीव प्राणी के। तो ये अभी देखे गए हैं यूएस में, मोंटाना नाम का प्लेस है, वहाँ पे मिले हैं ये जीव। और इस जीव के जो स्पेसीज ये मिले हैं अभी, इसका नाम क्या रखा है? सिलिप्सिमोपोडी। ये बाइडेनी जो वहाँ के राष्ट्रपति है ना अभी अमेरिका के, जो बाइडन, उनके नाम पे इसका नाम रखा है। आपको इसमें क्या याद रखना है? इतना याद रखना है, ये जो ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस तो आपने पढ़ा ही होगा, देखा है, जिसके ये 10 पैर होते हैं, हाथ आर्म हाथ वो होते हैं, और बहुत सारे ब्रेन होते हैं इसके, 8 ब्रेन लगभग, मतलब जितने हाथ पैर इसके होते हैं 10 ही ब्रेन होते हैं इसके। मेन एक ही ब्रेन होता है, लेकिन जितनी इसकी आर्म होती है उतनी इसके ब्रेन होते हैं, दिमाग होते हैं। तो ऑक्टोपस की फैमिली का ये समझ लो, ऑक्टोपस का ही रिलेटिव है, सगा संबंधी है ये सिलिप्सिमोपोडी। जो ये मिला भाई साहब, इसकी भी देखो ये बहुत सारी आर्म है जो दिखाई दे रही है ना, बहुत सारे इसके हाथ हैं, आर्म कह लो, हाथ कह लो, या पैर कह लो। नाम इसका जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उसके नाम पे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है बाहिनी स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है बाहिनी स्कीम। क्या है इस बाहिनी स्कीम में? इसमें देखो जो स्कूल्स होते हैं ना, स्कूल्स 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, वहाँ पे वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी। वेंडिंग मशीन क्या होती है भाई साहब? वेंडिंग मशीन आपको पता है, मेट्रो में कभी सफ़र किया है किसी भी मेट्रो में, वहाँ पे ये वो लगी होती है ना, इस तरह की शॉप, जिसमें आप खुद पैसे डालोगे और अपना आप जो खरीदना है खुद ही ले लोगे, समझ रहे हो?
जैसे यहाँ पे एक मशीन लगी है, उसमें आपने 10 रुपये डाले और वहाँ पे ऑप्शन आते हैं क्या लेना आपको, क्लिक करोगे, मान लो बिस्किट का पैकेट लेना है तो बिस्किट का पैकेट बाहर निकल के आ जाएगा, वो ही ले जाओगे। यानी कि कोई आदमी बेचने वाला नहीं होगा, मशीन ही आपको दे रही है। ऐसी मशीन को बोलते हैं वेंडिंग मशीन। अब ये मशीन क्या देंगी, ये देंगी फ्री सैनिटरी पैड। जो गर्ल हैं, लड़कियां हैं, 9 से 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट फ्री में ये सैनिटरी पैड प्रोवाइड करेगी। और ये स्टेट गवर्नमेंट का फर्स्ट टाइम ऐसा डिसीजन है। और 100% फ्री होगी ये सैनिटरी पैड। जो भी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गर्ल्स पढ़ रही हैं उनको दी जाएगी, जो स्कूल्स में होती हैं। होता क्या है कि जब मेन्स्ट्रुएशन साइकिल चलती हैं, मासिक धर्म आता है लड़कियों का, तो लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं, चली जाती हैं। उसकी वजह से स्कूल की पढ़ाई उनकी प्रभावित होती है। और देखो, मेन्स्ट्रुअल हाइजीन का भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, लड़कियों में जागरूकता नहीं है, तो इसकी अवेयरनेस भी फैलाई जाएगी और उनको फ्री में सैनिटरी पैड भी दी जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट इससे पहले सिक्किम ने 2018 में किया था। सुलभ इंटरनेशनल नाम की एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ टाइप है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसने सिक्किम गवर्नमेंट के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। पहले कुछ जगह पे ये वेंडिंग मशीन्स खोली थी कुछ स्कूल्स में, और ये सफल हुआ प्रयास। तो अब ये पूरे स्टेट में लागू किया जा रहा सिक्किम में। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राफ्ट नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2022। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। नेशनल मेडिकल डिवाइस यानी कि मेडिकल डिवाइस हमारे इंडिया में उपलब्ध हों। और ये उपलब्ध कब होंगे, जब इनके लिए हम इंडस्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। तो यही इसमें प्रमोट किया जाएगा कि हमारे इंडिया में जितने भी मेडिकल क्षेत्र में डिवाइसेस यूज होते हैं, यंत्र यूज होते हैं, वो हमारे देश में बनाए जा सकें। उसके लिए ये ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है अभी। ड्राफ्ट का मतलब होता है अभी फुल फ्लेज पॉलिसी आई नहीं है, एक सैंपल दिया है कि अगर पॉलिसी आएगी तो ऐसी इस तरह की होगी। किसने बनाया ये ड्राफ्ट? ये ड्राफ्ट बनाया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। देखो, ये आपको पता होना चाहिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है। एक लाइन में भाई साहब यूपीएससी दे देता है ये डिपार्टमेंट अंडर होगा कौन सी मिनिस्ट्री के। उस टाइम पे आपके तोते उड़ जाएंगे, योर पैरट्स विल फ्लो। देखो सिंपल ये इंग्लिश नहीं होगी, इसके पैरट उड़ जाएंगे मतलब तोते उड़ जाएंगे, ये तो मजाक की बात है। शॉक हो जाओगे आप, सरप्राइज हो जाओगे, समझ रहे हो। तो किस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल फर्टिलाइजर है उस मंत्रालय के अंदर आता है ये। तो इस डिपार्टमेंट ने ये रिलीज किया है ड्राफ्ट 2022 का मेडिकल डिवाइस का। ये जो ड्राफ्ट है इसका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जो भी मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में जितनी भी ज़रूरत पड़ती है वो डिवाइसेस एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ाई जाए, अफोर्डेबिलिटी यानी कि लोगों की पहुंच तक, यानी कि किसी अस्पताल को चाहिए डिवाइसेस उसकी पहुंच तक हो, वो खरीद सके। अफोर्डेबल भी हो यानी कि वो उन्हें कम पैसे में खरीद सकें, सेफ्टी क्वालिटी भी हो उनकी, और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाएगा। मेडिकल सेक्टर में इनोवेशन और ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा इस पॉलिसी के जरिए। ये पॉलिसी ये ऑब्जेक्टिव है, इसका टारगेट रखती है कि इंडिया को 2047 आते आते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डिवाइस एजुकेशन रिसर्च, ये कुछ इंस्टीट्यूशन खोल के देने हैं। यानी कि 2047 तक, 2047 तक ये इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे नीमर्स नाम के। और किस तरह से, जैसे हमारे देश में नाइपर नाम के इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं ना, नाइपर नाम के इंस्टीट्यूट, ये नाइपर इंस्टीट्यूट कैसे हैं, ये देखो, इन्हें भाई साहब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। यानी हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये नाइपर। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। हमारे देश में टोटल 7, लगभग 7 इंस्टीट्यूट हैं। ये बहुत ही हाई क्वालिटी के इंस्टीट्यूट हैं। जो भी भाई साहब इनसे ग्रेजुएशन करके निकलता है फार्मेसी में, उसकी सैलरी लगभग 36 लाख पर ईयर होती है, लगभग 3 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है। 12वीं के बाद इसका एग्ज़ाम होता है। इसके जो इंस्टीट्यूट हैं 7 कहाँ पे, आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक है अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में। एक आपका है हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, आपको पता है। एक है आपका यूपी में भाई साहब, एक आपका
यूपी में रायबरेली में है, रायबरेली। एक पंजाब में है मोहाली में, सास नगर नाम से है, सास नगर मोहाली में है, मोहाली नाम तो सुना ही होगा। एक बिहार में है हाजीपुर, हाजीपुर जगह है एक, हाजीपुर में है। एक आपका कोलकाता में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये आपको पता ही है। कितने हो गए टोटल? 7 हो गए ना। ये 7 इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया में नाइपर नाम के। तो ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। इसी तरह के इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे ये 2047 तक आते आते, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डिवाइस एजुकेशन एंड रिसर्च। साथ साथ हमारे इंडिया में मेड टेक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा बनाना है, और इसमें मेड टेक इंडस्ट्री में लगभग $100 से लेकर 300 बिलियन तक का इंडस्ट्री बनाना है हमारे देश में। यानी कि पूरे ग्लोबल मार्केट जितनी है मेड टेक इंडस्ट्रीज़ की, उसमें 10 to 12% इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन हो। जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, देखो जो ये इंस्टीट्यूट है ना नाइपर नाम के इंस्टीट्यूट, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर ही आते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर एंड, ये फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर। और ये जो नाइपर इंस्टीट्यूट है ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब है ये अपने रूल्स रेगुलेशन एडमिशन वगैरह के फीस के खुद बना सकते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। अच्छा, और क्या करना है इस पॉलिसी की में, क्या है टारगेट? जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, ये पेपर इसने पब्लिश किया है और मेडिकल डिवाइस के सेक्टर को इसको सनराइज सेक्टर डिक्लेयर किया है, जिनको मेडटेक सेक्टर के नाम से जानते हैं। यानी कि मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी लेके आना, मेडटेक, मेडिकल और टेक्नोलॉजी से मिलके बना है मेडटेक। इंडिया की जो मार्केट है अभी इसकी, वो लगभग $US में हम कंपेयर करें तो $11 बिलियन है। इसको बढ़ा के 2025 आते आते $50 बिलियन तक लेके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है चिल्का लेक। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट में। चिल्का झील भाई साहब आपको पता है कहाँ? उड़ीसा में है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट को बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। जो मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट होती है, नाव होती है फिशिंग करने के लिए, मछली उत्पादन करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, उनको बंद कर दिया यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ के इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है। आपको इसमें याद कर रखना है चिल्का लेक कहाँ पे है और ये एरिया कहाँ पे है जिस पे बैन लगाया अभी। ये एरिया है मांगला जोड़ी एरिया। तो मांगला जोड़ी एरिया कहाँ पे? चिल्का लेक के पास है, उड़ीसा में। इतना याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है चिल्का लेक, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटिव बर्ड आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड मतलब पलायन हो जाते हैं बर्ड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, यानी कि यहाँ चिल्का लेक पे आते हैं लगभग विंटर के सीजन में भी। और ये इकोसिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है इन बर्ड्स के लिए। तो ये आपको एरिया पता होना चाहिए। थोड़ा चिल्का लेक के बारे में जान लेते हैं। ये चिल्का लेक भाई साहब कहाँ पे? ये अपना हिंदुस्तान आपको दिखाई दे रहा है, ये उड़ीसा, या बड़े में देख लो आप, ये वाला उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे है ये, इस वाले मैप में देखो आप, ये उड़ीसा का मैप है और उड़ीसा का मैप में ये चिल्का लेक है। और देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे समुद्र से जुड़ी हुई है। जो भी झील है समुद्र से जुड़ी होती है, समुद्र का खारा पानी इसमें आता है, खारे पानी की झील है ये। और हमारे इंडिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, सॉल्टेड वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट, और पूरे एशिया में भी सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर आती है। और इसे लेगून भी बोलते हैं। लेगून इसलिए बोलते हैं जब किसी लेक में समुद्र का पानी आ रहा होता, समुद्र से जुड़ी रही होती है, उसे लेगून बोलते हैं। ये 64 किलोमीटर की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेक है। 13.5 किलोमीटर चौड़ी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और ये लेक यहाँ पे एक सतपड़ा नाम का आइलैंड भी है। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन उड़िया लैंग्वेज में कुछ और भी हो सकती है भाई साहब, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में हिंदी में लिख दें कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सतपड़ा है या सातपाड़ा है, क्या है। सतपड़ा आइलैंड है, ये एक द्वीप है यहाँ पे चिल्का लेक में ही। तो ये द्वीप भी कहाँ पे, आइलैंड कहाँ पे, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे सॉल सैंड स्पीड सैंड बार बने हुए हैं। ये चिल्का लार्जेस्ट लेक है हमारे इंडिया की, और वर्ल्ड की, सॉरी हमारे इंडिया की लार्जेस्ट है और एशिया की भी लार्जेस्ट है, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। मैंने वहाँ ऊपर शायद ये बोल दिया था एशिया की लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, एशिया की नहीं है, एशिया की लार्जेस्ट है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आती है ये, और एशिया में सबसे बड़ी है, और इंडिया में भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेगून भी बोलते हैं इसे। लेगून क्यों बोलते हैं हमने ऊपर समझ लिया है। लेगून की स्पेलिंग ये है LAGOON। यहाँ पे विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड। 1981 में चिल्का लेक को रामसार कन्वेंशन के थ्रू इसको वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया था। ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट
वेटलैंड है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का। और आपको बता दूं, देखो रामसार कन्वेंशन आप जानते हो, एक मीटिंग हुई थी 1971 में। रामसार नाम की जगह है ईरान में। ईरान आप जानते हो कहाँ पे है, ये भाई साहब ग्रीन कलर का ईरान देश दिख रहा है, यहाँ पे एक प्लेस है रामसार नाम का। यहाँ पे हुई थी वेटलैंड को बचाने के लिए मीटिंग, उसी का नाम रख दिया रामसार कन्वेंशन। इसमें कुछ एग्रीमेंट किया साइन के हम वेटलैंड को बचाएंगे, सारे कंट्री मिलके, जिन्होंने भी साइन किया, इंडिया ने भी साइन किया, इंडिया भी मेंबर है इसका। तो सबसे पहला वेटलैंड जो डिक्लेयर किया गया था 1981 में इंडिया में, वो चिल्का झील थी, चिल्का लेक। और वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड ऐसा होता है भाई साहब जिस जमीन पे परमानेंटली या सीजनली पानी भरा हुआ हो, साल में 1-2 महीने, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह या पूरे सालों साल पानी भरा हुआ हो, और जिसकी डेप्थ गहराई 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, उसे बोलते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारे कंट्री में कितने वेटलैंड है अभी तक रामसार जो कन्वेंशन के अंदर है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं नहीं बता रहा कितने, आपको बताना है कितने हैं वो वेटलैंड। गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा टोटल वेटलैंड इन इंडिया जो रामसार कन्वेंशन के थ्रू रिकॉग्नाइज किए गए हैं। रामसार वेटलैंड इन इंडिया ऐसे डालोगे तो आ जाएगा, वो कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, ताकि और लोग भी उसे कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ सकें। मेजर अट्रैक्शन क्या है चिल्का लेक की? यहाँ पे देखो इरावेडी नाम की डॉल्फिन मिलती है। डॉल्फिन हमने बहुत बार देखी और स्पेशल लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है इरावेडी डॉल्फिन के बारे में। ये समझ लो बहुत बड़ी मछली टाइप की होती है इरावेडी डॉल्फिन, जो पाई जाती हैं चिल्का लेक के पास। और सतपड़ा आइलैंड है यहाँ पे, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड है यहाँ पे नालाबना आइलैंड। ये नालाबन या नालाबन, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कुछ और हो सकती है, नालाबन आइलैंड है ये। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दी गई थी नालाबन आइलैंड में 1987 में। कुछ एरिया है वहाँ पे बर्ड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया था। एक इम्पोर्टेंट टेम्पल भी है इस लेक में, आइलैंड पे, ये है कालीजई टेम्पल। ये कालीजई टेम्पल कहाँ पे, ये लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये म्यूजियम का नाम है। म्यूजियम आप जानते हो हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय, जहाँ पे कुछ प्राचीन चीज़ें रखी जाएं संजो के। इसमें क्या रखा जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर, इसके नाम में ही फ्यूचर है, तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है ये, यानी कि फ्यूचर में यूज होने वाली चीज़ें। कहाँ पे ये म्यूजियम? दुबई में है भाई साहब। ये अभी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, ये है भाई साहब, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है ये दुबई में। दुबई कहाँ पे भाई साहब? दुबई यूएई में है। देखो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये वाला प्लेस है जो, ये है दुबई। समझ रहे हो? ये जो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है, इसमें क्या रखा जाएगा? इसमें ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस आइडियोलॉजी बताई जाएंगी जो फ्यूचर में काम आने वाली हैं, जिन पे अभी इनोवेशन चल रहा है या नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट की गई है, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इनोवेशन, इनके बारे में रखा जाएगा, शोकेस किया जाएगा इन नॉलेज को। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2। देखो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, न्यूट्रिशन और मेडिकल। फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिकल, मेडिसन, दवाई, और न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व। तो न्यूट्रास्यूटिकल का क्या मतलब हुआ? जिसमें पोषक तत्व भी मिले और दवाई भी हो, जिससे बीमारी ठीक हो जाए। यानी कि अगर मान लो आपको एप्पल ऐसा खिलाया जाए जिसमें दवाई का इंजेक्शन लगा दिया जाए और आप खा भी लो, जैसे मान लो बच्चे दवाई नहीं लेते भाई साहब, उसे बॉर्नवीटा में दवाई दे दी जाए, ऐसा बॉर्नवीटा बनाया जाए, उसमें हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और वो दवाई भी हो, उसमें ड्रग्स भी हो। बच्चा बीमार हो, बुखार हो, दूध में बॉर्नवीटा घोल के पिलाया, बच्चा ठीक भी हो गया, पता भी नहीं चला, और आसानी से उसने खा भी लिया। समझ रहे हो? तो कितना अच्छा फ़ायदा है। ऐसी दवाइयों को, ड्रग्स को बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट। समझ गए? तो अभी ये क्यों है न्यूज में? अभी भाई साहब इनके लिए रिसर्च हो रही है, और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये प्रोडक्ट फूड सोर्सेज से निकाले जाते हैं। ऐसा फूड सोर्सेज जिनके हेल्थ बेनिफिट हो, जैसा हमने जाना, और जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हो फूड में, उनको निकाला जाता है और दवाई में डाल दिया जाता है। ये जो हैं थेरेपी के भी काम आते हैं और जनरल वेलबिंग को भी प्रमोट करते हैं। कुछ बीमारी के कोई लक्षण है, सिम्टम है, उनको भी प्रमोट करते हैं, और कोई बीमारी है उसे होने से भी बचाते हैं प्रोडक्ट। जो न्यूट्रास्यूटिकल हैं, 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ऊपर जैसा हमने डिस्कस किया, न्यूट्रिएंट का और फार्मास्यूटिकल का। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिकल ड्रग, दवाइयाँ, और न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व, फूड में, भोजन में पाए जाने वाले
पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, ये जो हैं प्रमोट किए जाएंगे हमारे मेडिसन है, ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो चल रही है उसके थ्रू प्रमोट किए जाएंगे ये, और इसके थ्रू केंद्र खोले जाते हैं, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र, यानी कि जन औषधि केंद्र बोलते हैं शॉर्टकट में। वहाँ पे देखो बहुत सारी दवाइयाँ आपको बहुत ही कम रेट में मिलती हैं, जिन्हें बोलते हैं जेनरिक मेडिसन। जेनरिक मेडिसन उनकी क्वालिटी बिल्कुल ऐसी होती है भाई साहब, अगर मान लो आप क्रोसिन लेने जाओ, एक क्रोसिन का पत्ता लेने जाओ आप, टैबलेट 10 टैबलेट आती हैं, जिसमें एक टोटल पूरा पत्ता बोलते हैं जैसे हिंदी में लोकल भाषा में, पूरा ये लेने जाओगे 10 रुपये का आएगा या 7-8 रुपये का आएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर यही दवाई आप लेने के लिए जाओगे आप इस जन औषधि केंद्र पे, अभी पूरे देश में ये नहीं बने हैं, सिटी एरियाज़ में मिलते हैं अभी जन औषधि केंद्र, डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में कहीं कहीं पे मिलते हैं। इनमें जेनरिक दवाइयाँ वही बहुत कम रेट में मिलेंगी, वही 10 टैबलेट आपको सेम क्वालिटी की, नाम दूसरा रहेगा लेकिन सेम क्वालिटी की, काम उनका वही रहेगा, जो क्रोसिन काम आती है कोई और दवाई वो 1-2 रुपये में मिल जाएगी आपको 10 टैबलेट। या जैसे आप खांसी की दवाई लेने गए भाई साहब 80, 100, 120, 150 रुपये की आती है कफ सिरप, अगर इसमें लेने जाओगे वही 20, 25, 30 रुपये का मिल जाएगा, वही जो 150 रुपये का है जन औषधि केंद्र में। ये गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा बनाए जा रहे हैं जन औषधि केंद्र, और इन्हीं में ये न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। प्रोटीन पाउडर भी इनमें इंक्लूड होगा, माल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट, इम्यूनिटी बार वगैरह होंगे कस्टमर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इन हैदराबाद। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर अभी खोला गया, इसका सिलियांस रखा गया, यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा गया, नींव की ईंट रखी गई। जो हमारे सीजीआई है एनवी रमन, उन्होंने इसका नींव की ईंट रखी, यानी कि फाउंडेशन रखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में। ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है इसका काम क्या होता है हमें ये जानना है। ये किसने प्रपोजल रखा था बनाने का, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर ट्रस्ट है, इसने रखा था। ये इंडिया का फर्स्ट आर्बिट्रेशन सेंटर है हैदराबाद में जो है ये। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है ये हमें जानना है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है अगर मान लो भाई साहब 2 आदमियों का झगड़ा हो जाए, मान लो किसी कंपनी का और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाए, या किसी 2 कंपनी का झगड़ा हो जाए, अब ये कोर्ट में जाएंगे अपना केस लेने, केस लेके जाएंगे कोर्ट में। अब कोर्ट आपको पता है हमारे इंडिया की अदालत पहले ही लाखों केस पेंडिंग में पड़े, और केस चलते चलते 10, 15, 20 साल भी हो जाते हैं, और इतने साल भी हो जाते हैं कंपनी का मालिक मर चुका है लेकिन केस अभी तक चल रहा है, आखिर में उसकी फाइल बंद ही करनी पड़ती है। ऐसा हाल है हमारे इंडिया में, आपको पता ही होगा। आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है फिर, अगर मान लो किसी का डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, तो वो कोर्ट में जाने के बजाय वो आर्बिट्रेशन सेंटर में जाए, इस सेंटर में अब ये सुलझाएंगे, उसका निपटारा करेंगे। अब ये निपटारा करेंगे तो इसका जो डिसीजन है ना वो बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी, जो भी पार्टी जाएंगे उन्हें मानना ही पड़ेगा ये। अब ये कोर्ट में जाने के बजाय इसमें जाएंगे क्योंकि जल्दी से इनका केस सुलझ जाएगा, और इससे फ़ायदा ये होगा, मान लो कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पे आती है और उसका गवर्नमेंट से या दूसरी कंपनी से कोई डिस्प्यूट है, तो उसे ये एक तरह से श्योरिटी मिलेगी, अगर मान लो मेरा कोई डिस्प्यूट झगड़ा होता है तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन सेंटर बने हुए, मैं जाके सुलझा लूँगा अपना केस, समझ रहे हो। अगर कोर्ट में जाएगा वो, कोर्ट में तो भाई साहब उसको बहुत टाइम लगेगा, इस वजह से कंपनियाँ आ भी नहीं पाती हैं बहुत सारी, तो इसका ये फ़ायदा होगा। एक है कॉन्सिलिएशन, इस तरह की टर्म कॉन्सिलिएशन भी यही है कि कोई वॉलंटरी बेसिस पे आए अपना कोर्ट से बाहर, ये सेंटर बने होते हैं कॉन्सिलिएशन सेंटर, वहाँ पे अपना डिस्प्यूट जो सुलझाए, ये भी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर है। अल्टरनेटिव का मतलब एक विकल्प है, कोर्ट का विकल्प है अपना डिस्प्यूट जो है झगड़ा सुलझाने के लिए। लेकिन कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन में फ़र्क क्या है, देखो आर्बिट्रेशन होता है बाइंडिंग, बाध्यकारी, मानना ही पड़ेगा, जो इस सेंटर ने डिस्प्यूट में जो भी डिस्प्यूट का मामला है, जो भी सुलझाया और जो भी डिसीजन दिया, मानना ही पड़ेगा। और कॉन्सिलेशन में ऐसा जरूर नहीं है, वो वॉलंटरी है, उसका वो माने ना माने उनकी मर्जी है, समझ रहे हो। ये बात है, ये फ़र्क है सिर्फ कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है मैनुअल स्क्वेंजिंग। मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या है, हाथ से जो नालियाँ वगैरह साफ करना, उसे बोलते हैं, उस काम को मैनुअल स्क्वेंजिंग। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए 3 लेबर थी मुंबई में, वो भाई साहब मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करते हुए मर गए, उनकी डेथ हो गई। सेप्टिंग टैंक में जो गड्ढे होते हैं ना, नालियों के गड्ढे शहर में सड़क पे,
उनमें वो खुद घुस के साफ कर रहे थे। और इसी तरह से करते हैं, आपको पता होगा, इस तरह से घुस के, ये देखो भाई साहब कितना गंदा पानी, गटर का पानी, ये घुस के अंदर उसे साफ करते हैं, पानी जाम हो जाता है जब, इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई 3 आदमियों की। ये क्या है हमारे इंडिया में, इसका स्टेटस ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। जो मैनुअल स्केवेंजिंग है हमारे इंडिया में बैन है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध लगा रखा है इस पर कि कोई भी बंदा इसके अंदर घुस के नहीं साफ करेगा, लेकिन फिर भी करवाया जाता है लेबर से अंदर घुसा के। हमारे इंडिया में ये बैन है, प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये प्रेवलेंट है, प्रचलित है, अभी भी परफॉर्म किया जाता है। मैनुअल स्केवेंजिंग को कैसे डिफाइन करोगे? प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रेटा बाई हैंड फ्रॉम सीवर और सेप्टिक टैंक। जो ये सीवर, गटर, सेप्टिक टैंक होते हैं, ऐसे जो इन टैंक में ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, मानव का मल होता है, घरों से निकला हुआ मल, उसको हाथ द्वारा रिमूव करना, हटाना बाई हैंड, उसी को बोलते हैं मैनुअल स्केवेंजिंग। इंडिया ने इसको बैन करने के लिए 2013 में 2013 में एक एक्ट पास किया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। यानी कि मैनुअल स्केवेंजर को जो काम करते हैं ऐसे लोग, उनको जैसे रोजगार है उनको प्रोहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा, और उनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। यानी कि उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे ताकि अपना जीवन यापन कर सकें और दूसरा काम कर सकें, उन्हें स्किल भी प्रोवाइड की जा सके। ऐसे काम के लिए ये लाए थे ये एक्ट। लेकिन अभी तक हमारे इंडिया में ये प्रैक्टिस बैन तो कर दी गई, लेकिन अभी भी प्रचलित है। ये एक डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है, इस एक्ट ने इसको डिक्लेयर किया था, डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिसेज हैं। और हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है कुछ लोगों के साथ, मतलब हिस्ट्री से हजारों सालों से उनके साथ अन्याय होता जा रहा है, उनकी डिग्निटी को, निष्ठा को ठेस पहुंचा जा रहा है, उसको करेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक प्रेवलेंट है, ये प्रचलित है। उसके कारण क्या है? उसका कारण है लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। एक्ट का ही सही से भाई साहब इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा, लागू नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अनस्किल्ड लेबर है, उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है, क्योंकि देखो इन जो लेबर हैं, ये जो काम करते हैं, इनके पास कोई स्किल नहीं है, दक्षता नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं है कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो क्यों करते भाई साहब ये, या कोई और काम करना जानते, किसी का मान लो मिस्त्री वगैरह का काम करना जानते तो वो काम कर लेते। इनके पास कोई भी स्किल नहीं होती है, इसकी वजह से इन्हें ये काम करना पड़ता है और इनका शोषण किया जाता है। नेक्स्ट है, ये जो प्रैक्टिस है ना मैनुअल स्केवेंजिंग की, कुछ कास्ट पे रुकी हुई है, कुछ जाति, क्लास और इनकम डिवाइड करती है ये। मतलब ऐसा माना जाता है हमारे समाज में, पर्टिकुलर ये कास्ट हैं, जाति हैं, इन्हीं का काम है गटर साफ करना, समझ रहे हो। और उन कास्ट से ज़बरदस्ती लगभग ये मान लो कराया जाता है, क्योंकि उन्हें और काम आता नहीं है, उन पे ये काम कराया जाता है। तो इससे भी ये स्टिग्मा अटैच हो रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या गारंटी है इसके लिए हमारे इंडिया में, संविधान क्या बोलता है इसके लिए? देखो आर्टिकल 21 है जो, ये हमारा राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार देता है और मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये राइट टू लाइफ देता है विद डिग्निटी, निष्ठा के साथ, इज्जत के साथ जिएगा। और ये राइट सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे सिटीजन के लिए, ये नागरिक के लिए, बल्कि नॉन सिटीजन के लिए भी, जो हमारे भारत के नागरिक नहीं है उनके लिए भी है। यानी कि ये बैन करता है मैनुअल स्केवेंजिंग को, क्योंकि ये ह्यूमन की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा संविधान भी गारंटी करता है, इसलिए आर्टिकल 21 को भी इम्प्लीमेंट करना उसके लेटर एंड सेपरेट में, यानी कि उसकी मेन फॉर्म में आर्टिकल 21 को भी इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसका उल्लंघन हो रहा है मैनुअल स्केवेंजिंग के कारण। और कौन कौन से इंडिया में स्टेप उठाए गए हैं? 1989 में एक एक्ट पास किया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इसमें यह देखा गया कि जो सैनिटरी वर्कर है ना, वो 90% वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, SC कैटेगरी से। तो इनको हटाना है, मैनुअल स्केवेंजर का ये काम हटाना है, जो ट्रेडिशनली इनका काम कराया जा रहा है। नेक्स्ट, एक सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज ये चलाया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इस मंत्रालय ने। कब चलाया? 2020 में 19 नवंबर को, वर्ल्ड टॉयलेट डे पे ये लॉन्च किया। नेक्स्ट, एक स्वच्छता अभियान ऐप चलाई, मोबाइल ऐप है भाई साहब। मान लो कहीं पे ऐसा आप देखते हो जो कोई इनसैनिटरी लेटरिन है, तो उसको फ़ोटो खींच के इस पर अपलोड किया जा सकता है, इसका डेटा दिया जा सकता है। कोई मैनुअल स्केवेंजर यहाँ पे काम कर रहा है इनसैनिटरी लेटरिन में, तो वहाँ पे ये अगर इस ऐप पे डेटा होगा तो ये फिर अधिकारी इसको इनसैनिटरी लेटरिन से रिप्लेस कर देंगे सैनिटरी लेटरिन से। यानी कि ये काम मशीनों द्वारा किया जाए, ताकि मैनुअल स्केवेंजर को रिहेबिलिटेट किया जा सके और उसे डिग्निटी प्रोवाइड किया जा सके उसके जीवन के लिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2014 का, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
ऐसे जितने भी मैनुअल स्केवेंजर हैं इनको, जो 1993 से मर गए हैं ऐसा काम करते हुए, उनको आइडेंटिफाई करे गवर्नमेंट। और ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य है। जितने भी 1993 से हमारे देश में मैनुअल स्केवेंजर मरे हैं, ऐसे लोग काम करते हुए मरे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके देखा जाए कौन कौन मरे, उनकी लिस्ट बनाओ और उन्हें कंपनसेशन दो, उनकी फैमिली को 10 लाख रुपए, हर एक जो आदमी मरा है उस आदमी के लिए 10 लाख रुपए दो, ताकि उनकी फैमिली अच्छा जीवन यापन कर सके। तो यही टॉपिक थे आज के।